नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी सिर्फ भारत में हो सकती है तो ये गलत है। यहाँ पे हमने रिसेंटली देखा यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब हल्ला हो रहा है, क्योंकि अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं इनके भी। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी पूछता है और एमपीपीएससी भी सिमिलर पूछ सकता है सिमिलरली। तो आपको समझना होगा कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और इंडिया को किस तरह से यहाँ पे व्यू पॉइंट मिलना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएम। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, इसी साल नए प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। कम चांसेस लग रहे हैं कि जो बाइडेन ही वापस से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एजेड हो गए हैं। बहुत बार हमने देखा है कि वो चलते चलते, इवन आपने अभी भी देखा होगा G7 समिट में, चलते चलते वो भूल ही जाते कि वो जा कहाँ रहे हैं। उन्हें ठीक से व्यू मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि उन्हें ठीक से या तो दिखता नहीं है बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड, और अब एक यंग शायद किसी प्रेसिडेंट की ज़रूरत है यूएसए को। बट यूएसए में यहाँ पे रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है एक्चुअली, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी एज इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप रिटायरमेंट ले लें फाइनली। पर देखते हैं कि अब आने वाले इलेक्शंस में क्या होता है। अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हैक हो सकती है। अब हैक हो सकती है, इसके कारण उन्होंने क्या दिए हैं वो जाने। बट अगर हम बात करें हैक प्रूफ होने की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे एविडेंस जो है वो इनफ नहीं है। हमारे पास एविडेंस इनफ नहीं है, ना हमें पता है कि ये हैक हो सकता है कि नहीं। बात ये है कि यहाँ पे जितना भी एविडेंस दिया गया है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ अगर होती है, कोई भी टैम्परिंग होती है इसके चिप्स के साथ, तो ये ईवीएम ख़राब हो जाएगी। तो टैम्परिंग ऑफ चिप्स की वजह से ये ख़राब हो सकती है। इसके अलावा एविडेंस और हमारे पास क्या है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। जब इंटरनेट से ही कनेक्टेड नहीं है बेटा, तो किस तरह से यहाँ हैकिंग हो सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड कर चुका है तो क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़, अभी तक ऑपोजिशन इन इंडिया वर ऑल्सो डिक्राइंग कि नहीं ईवीएम मत यूज़ करो, पेपर बैलेट सिस्टम वापस से लेके आओ। अब पेपर बैलेट सिस्टम में आप समझ सकते हो कितना काउंटिंग में टाइम लगेगा। अभी इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ का हमारा देश है, जिसमें से मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग पॉपुलेशन। एंड यंग पॉपुलेशन अगर बैलेट पेपर पे वोट करने लगी तो गिनती करते करते तो 1 साल से ऊपर हो जाएगा सरकार आने में। प्लस बूथ हैकिंग, बैलेट पेपर बीच से गायब हो जाना, ये सारी चीज़ें जो आज के लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर लेके आइए वापस से, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। और वैसे भी ईवीएम को हैक प्रूफ बता चुका है सुप्रीम कोर्ट की एविडेंस उसके पास इनफ है नहीं। और अगर किसी के पास एविडेंस है कि भाई हाँ ये हैक हो सकती है, वो पहले प्रूफ लेके आए, फिर उसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पे इलॉन मस्क अपनी पावर नहीं शायद समझ पाए और उन्होंने एक ऐसी मशीन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में भी यूज़ होती है। देयर आफ्टर अंटिल 2000 अगर हम बात करें तो यूएसए में पेपर बैलेट सिस्टम चलता था। इससे पहले भी पेपर बैलेट सिस्टम चलता था यूजिंग एंटीक्वेटेड पंच कार्ड वोटिंग मशीन, यानी कि इसमें एंटीक्वेटेड पंच कार्ड वोटिंग मशीन के साथ बैलेट पेपर सिस्टम को लगाया जाता था। अब वोटर्स इससे पहले दे वर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर वोट्स बाय पंचिंग ऑन दी चैड्स और पेपर चिट्स जो बैलेट के साथ अटैच होती थी, और ये चैट्स वर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली पंच्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल इशू। कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता था, उस वजह से पंच आउट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से काउंटिंग अ हैसल फॉर पोल वर्कर्स, मतलब जो पोल वर्कर्स थे जो बेसिकली काउंट ऑफ वोट्स करते थे, उनके लिए बड़ा सरदर्द हो जाता था। देयर आफ्टर अब दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्प अमेरिका वोट एक्ट और HAVA। तो यहाँ पे एक नया एक्ट आया HAVA, बहुत सारे चेंजेस लाए HAVA में, बट उससे ज़्यादा मेजर अपग्रेड इसने लाया कि वोटिंग इक्विपमेंट्स इसने नए लगा दिए, EVMs। ईवीएम अब यूएसए का किस प्रकार का दिखता है, कुछ इस प्रकार का ईवीएम हमारे यूएसए का है। हमारे ईवीएम बहुत डिफरेंट दिखता है। हमारे ईवीएम में 2 यूनिट्स होती हैं। एक तो बैलेटिंग यूनिट होती है जहाँ पे हमको बैलेट यानी कि अपना वोट देना होता है, तो ये बैलेटिंग यूनिट होती है हमारी। और एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बूथ ऑफिसर के पास रहता है और कंट्रोल यूनिट से वो बेसिकली देखते हैं कि कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, इस तरह का। यहाँ पे आपके उम्मीदवारों के नाम होंगे और ये बटन होता है राइट में जिसको आपको टच करके बताना होता है कि आप किसको वोट दे रहे हो। और इसी के साथ हम एक वेरीफाइड वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल लगाते हैं, यानी कि वीवीपैट के बारे में भी सुना होगा ना। ये हर बूथ पे नहीं हो सकती है,
मतलब कुछ ही बूथ पे लगाई जाती हैं। जैसे आप वोट देते हो, वीवीपैट इससे कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे 7 सेकंड के लिए आपको वोटर लिस्ट में ये एक पेपर निकलेगा जिसमें आपको नाम दिखेगा जिसको आपने वोट दिया है, ठीक है। और उसके बाद बीच में एक शीशे की स्क्रीन होती है और वो जो पेपर होता है बाद में 7 सेकंड तक रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक बॉक्स में गिर जाता है और इससे आपको पता चल जाता है कि मैंने जिसको वोट दिया है उसी को गया है। अब ये मत सोचो कि इसको लेके तुम घर ले जाओगे कि हाँ दिखा देते हैं कि ये हम इसी को वोट दे के आए हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम क्या हम इसको घर भी ले जा सकते? नहीं, घर नहीं ले जा सकते। ऑफ कोर्स एनोनिमिटी का रूल होता है कि भाई आप एक तरह से वेरीफाई कर लो कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को गया है ना। मतलब आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है यहाँ पे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मार्किंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या DREs को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये EVM की तरह ही होती हैं। अब ये चेंजेस जब लिए तो फिर उसके टेक प्लेस हुए तो उसके बाद स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था कि बैलेटिंग प्रोसेस उन्होंने भी पेपर बैलेट से क्या किस में कर दी, EVMs में कर दी। एक तो पहली बात तो एफिशिएंट रहता है, जल्दी जल्दी काउंट करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ऑफ कोर्स आपको लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दोनों को समझ के चलना है। डेमोक्रेसी हम दोनों की कंट्री में इंटैक्ट है ना, है कि नहीं? हम नॉर्थ कोरिया तो नहीं बन गए, ना USA ईरान बन गया, या यहाँ पे USA चाइना भी तो नहीं बन गया। यहाँ पे ओपन बैलेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक तरह से EVM है और EVM इस तरह से काम करती है कि इसने दोनों कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी प्रॉमिस किया है। डेमोक्रेसी अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इस बार का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, किस तरह से जीती है सरकार और किस तरह से अब हमें ऑपोजिशन मिला है। और उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, EVM से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, EVM बिल्कुल बेस्ट थी। अभी इलॉन मस्क ने बोल दिया, उसके भी अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो भी उन्होंने अब सोच के बोला हो। अब वहाँ पे वो उन्होंने उसको EVM को एज अ विलन USA में दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इंडिया में भी सब शुरू हो गए वापस से, जो अभी तक सब शांत थे। बिकॉज एक बोलते हैं ना कि वाइट मैन्स वैलिडेशन मिल गया कि अरे वो कह रहा है तो सही होगा, ऊपर से इतना बड़ा मिलियनियर बिलियनियर है, वो तो बिल्कुल सही कह रहा होगा, चाहे वो कुछ भी बड़बड़ करे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हाउएवर ये ऐसा हुआ नहीं। 2022 मिड टर्म इलेक्शन में 70% जितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो हैंड मार्क्ड पेपर्स पे रिलाई कर रहे थे और 23% दे यूज्ड बैलेट मार्किंग डिवाइसेस। ये एक रेउटर्स की रिपोर्ट ने कही है। 7% जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे दे वर सेइंग कि हम DREs पे रिलाई करेंगे जिसका कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं होता। अ फिगर दैट इज स्टेडली डिक्लाइन। ये फिगर स्टेडली डिक्लाइन हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया कुछ तरह की ये EVM है, हमारे कंपैरिजन भी हो गए। अब हम देखते हैं कंटेंशन अराउंड DREs क्या है। DREs हैव हैड अ कंटेस्टेड हिस्ट्री इन USA, यानी कि इसकी हिस्ट्री इस तरह से रही है कि DREs को सब लोगों ने पसंद नहीं किया जैसे EVM के साथ होता है। 1975 में स्ट्रीमवुड और वुडस्टॉक इलिनॉय में, जहाँ पे वीडियो वोटर पेटेंटेड DRE मशीन वाज फर्स्ट यूज्ड, यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज़ इसका 1975 में ही हुआ है। हाउएवर जो प्रेजेंस है DREs की इलेक्शन में, दे वुड नॉट बिकम मेन स्ट्रीम जब तक HAVA नहीं आया है 2002 में, यानी कि HAVA के आने के बाद ही 2002 के बाद मेन स्ट्रीम इलेक्शन प्रोसेस में आया है। उसके बाद एक दशक लग गए। अ थर्ड ऑफ ऑल वोटर्स वुड रिलाई ऑन DREs। बहुत टाइम लग गया इसको। मैकेनिज्म जो DREs का है वो लंबे समय से इवॉल्व होता चला आ रहा है। पहले कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक वर्जन्स बन रहे थे जो ठीक ठाक काम कर रहे थे 1970s में। अब क्या होते हैं, बेटर DREs आ गए हैं। अगर बात करें ट्रांजिशन टू DREs, यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म आया था, जैसे EVM के लिए क्रिटिसिज्म था वैसे DREs के लिए भी कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म बना है। कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, US कांग्रेस जो इनका हाउस है, पार्लियामेंट उनका कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो US कांग्रेस रिलीज अ डॉक्यूमेंट FAQs के साथ 2007 में, जिसमें रिलायंस बताया कि भाई क्या क्या अलग अलग रिलायंस है हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू DREs। ऑलराइट, नाउ अब ये रिकॉर्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है वोट्स एक सिंगल मशीन में। ये वीकनेस मानी जा रही थी, बोला जाता है कि हैकर्स इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लगाया जाता है। अब इट इज़ एटलीस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल कि कुछ हिडन कंप्यूटर कोड डाल के इसको हैक कर दिया जा सके। एक सोल्यूशन आज एग्जिस्ट करता है पेपर रिकॉर्ड कॉल्ड वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ, जिसको DREs के साथ कनेक्ट किया जाता है। हमारी वीवीपैट मशीन जिसको मैंने बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी DREs के साथ अटैच करके इसको यूज़ किया जाता है। और पेपर ट्रेल हेल्प करता है एक इंश्योरेंस देने में लोगों को कि भाई देखो DREs बिल्कुल रिलायबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी अलग है,
ट्रेडिशनल में अलग, एज इन जैसे कि आपने DREs यहाँ पे देखी किस तरह से होती हैं, हमारी EVMs बहुत अलग होती है इससे देखने में, काम वैसा ही करती हैं बस देखने में अलग है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने भी पेपर बैलेट को हटाया था। EVM इंडिया में ट्रायल रन में कब आई थी? ये ट्रायल बेसिस पे 1982 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ पारावूर केरला में पहली बार यूज़ की गई थी। फिर 1998 से इलेक्शन कमीशन ने इंक्रीजिंगली EVMs को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया है। नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट इसका होना शुरू हो गया जब इन्होंने असेंबली इलेक्शंस में इसको डिप्लॉय किया 2001 में तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन में, केरला, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल की। 2003 में सारे राज्यसभा के चुनाव इसी से हुए हैं और उसके बाद 2004 का लोकसभा इलेक्शन था, जनरल असेंबली इलेक्शन था, वो भी इसी के थ्रू कराया गया। ये डिवाइस किसने किया, बनाया किसने है? इसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने बनाया है, इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है ये। और इसने 2 कंपनीज को अपने साथ रखा है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री के काम करती है ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हैदराबाद में, ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के काम करती है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम पूरी दुनिया में EVM के बारे में बात करें तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग देखी है, समझी है और कोशिश की है इनकलकेट करने में। ब्रिटेन, जिसको मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहता है, इट स्टिल रिलाइज ऑन पेपर बैलेट्स टू इलेक्ट 650 MPs जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। अब आप समझ सकते हो ये अभी भी पेपर बैलेटिंग का ब्रिटेन में इस्तेमाल होता है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है ना, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो के भी अभी भी पेपर बैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। US पॉपुलरली ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करती है और कभी कभी वोट मार्क्ड ऑन बैलेट पेपर्स भी यूज़ करती है। देर आफ्टर एट प्रेजेंट कितने कंट्रीज़ है, कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा लेती हैं? नामीबिया है, नेपाल है, अर्मीनिया, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, पेरू, वेनेजुएला। इसके अलावा USA के अलावा ये कुछ ना कुछ वोटिंग मशीन इनकी इलेक्ट्रॉनिक रहती है, ठीक है। डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में? बिकॉज पूछा जा सकता है। देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है हमारा, ये इसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है जो कि प्रेसिडेंट है, उसी के आजू बाजू सारी दुनिया घूमती है। अब इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी बनाया जाता है और गवर्नमेंट भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। जैसे कि USA, कोरिया, साउथ कोरिया में भी सेम काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है लेजिस्लेचर की तरफ फॉर इट्स पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट खुद बनाएंगे उसके लिए वो लेजिस्लेचर की तरफ कुछ भी उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, हमारे यहाँ होती है, ठीक है। और ये एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कि लेजिस्लेचर को कोई भी जवाब देने की इनको ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जो कि हेड ऑफ स्टेट कहलाता है, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ, और एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि एक्चुअल पावर्स इनके पास होती है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इस सिस्टम में रोल ऑफ प्रेसिडेंट एक मोनक की तरह होता है, मोनक मतलब राजा या रानी की तरह। जैसे ब्रिटेन में है कि वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट अलग है जो कि किंग है अभी, और यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैं। तो ऋषि सुनाक और किंग चार्ल्स दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पे हेरिडिटरी पोजीशन आपको दी जाती है, यानी कि बाय बर्थ अगर आप रॉयल फैमिली में हुए तो आप हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं। पर यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट किया जाता है ना, प्रेसिडेंट हमारे इलेक्टेड होते हैं। देर आफ्टर अगर हम बात करें सेरेमोनियल, ये मोनक जो होते हैं यहाँ पे इंडिया में भी मोनक जैसी ही पोजीशन होती है, बस सेरेमोनियल हेड होते हैं, मतलब सारे कार्य उनके नाम पे होंगे, बट एक्चुअली उनके पास ज़्यादा रियल पावर्स होती नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अलॉन्ग विद द कैबिनेट रियल पावर्स दिखाते हैं। कंट्रीज़ जिनके साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है वो है जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पोर्चुगल। यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर्स दिखेंगे। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हमने जब ब्रिटिश रूल के या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम थे तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए ताकि हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इस वजह से चलो, इन विच स्टेट वॉज EVM यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? केरला, तमिलनाडु,
मध्य प्रदेश और गोवा, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट मुझे आप कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आई होप आपको एग्ज़ाम्स आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। आई होप दैट आप जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।